हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको ऑक्साइड का धातु में अपचयन के बारे में एक्सप्लेन किए थे। आज के वीडियो में आपको धातु कर्मकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और एलिंघम आरेख के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह आपका एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि धातु ऑक्साइड के अपचयन प्रायः किसी अपचायक, ठीक है, जैसे कार्बन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ या फिर अन्य धातु के साथ गर्म किया जाता है। अपचायक जो है धातु ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। जैसे ये आपका धातु ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक अपचायक का यूज किया है। अपचायक के रूप में आपने किसको लिया है? कार्बन को, ठीक है। धातु ऑक्साइड के ऑक्सीजन से यह जो अपचायक आपका कार्बन है यह जुड़ जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और आपका धातु अलग हो जाएगा, ठीक। ये आपका समीकरण है। कुछ धातु ऑक्साइड आसानी से अपचयित होते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनको आसानी से अपचयित किया जा सकता है, जबकि दूसरे को अपचयित करना कठिन होता है, ठीक है। तो कुछ धातु जो हैं धातु ऑक्साइड आसानी से अपचयित हो जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे हैं जिनको अपचयित करना कठिन होता है। किसी भी स्थिति में इन्हें गर्म करने की आवश्यकता होती है। तो आप देख रहे हैं कि अपचयित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गर्म करने की आवश्यकता होती है। ऊष्मागतिकी की कुछ मूल धारणाएं हमें धातु कर्मी परिवर्तन के सिद्धांत को समझने में सहायता करती है। अब जो धातु ऑक्साइड जो है वह धातु में टूटेगा, उसका अपचयित होगा वह, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ऊष्मागतिकी के कुछ कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, जो हमें इस परिवर्तन के सिद्धांत को समझने में सहायता करते हैं। गिब्स ऊर्जा सबसे अधिक सार्थक पद है, ठीक है। इन चीज़ों को समझने में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सार्थक है, वो क्या है? गिब्स ऊर्जा है। तापीय अपचयन में आवश्यक तापक्रम परिवर्तन को समझने, ठीक है, तापीय अपचयन करने के लिए कितना तापक्रम उपयुक्त होगा इसको समझने के लिए तथा इसको यूज करने के लिए कि कौन सा तत्व दिए गए धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए अपचायी कर्मक के रूप में उपयुक्त होगा, गिब्स ऊर्जा से समझा जा सकता है, ठीक है। गिब्स ऊर्जा से आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर का परिवर्तन कितना होना चाहिए, टेम्परेचर में परिवर्तन कितना होना चाहिए और धातु ऑक्साइड को धातु में तोड़ने के लिए कौन सा अपचायी कर्मक का यूज किया जाएगा। तो टेम्परेचर परिवर्तन को, ताप के बारे में जानकारी और अपचायी कर्मक के बारे में जानकारी हमें गिब्स ऊर्जा से प्राप्त होती है, ठीक है। तापीय अपचयन की समव्याप्यता का मानक यह है कि दिए गए ताप पर गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो, ठीक है। तापीय अपचयन होने के लिए, टेम्परेचर के द्वारा अपचयन होने के लिए यह एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है कि उस ताप पर डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक होगा, तभी तापीय अपचयन संभव है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक कैसे होगा, कब होगा। तो धातु कर्मी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत में आप देखें ध्यान से, किसी भी प्रक्रम के लिए किसी विशिष्ट तापक्रम पर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी को निम्नलिखित समीकरण से लिखा जाता है, ठीक है। किसी भी प्रोसेस के लिए विशिष्ट तापक्रम पर गिब्स ऊर्जा का जो समीकरण होता है वो होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यह गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का समीकरण है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और आपको तापीय अपचयन होने के लिए यह शर्त है कि गिब्स ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। तो डेल्टा जी का मान कब ऋणात्मक हो सकता है? ठीक है, जहां किसी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी में परिवर्तन है, और डेल्टा एस क्या है? एंट्रापी में परिवर्तन है, और टी आपका ताप है, ठीक है। जहाँ किसी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन तथा डेल्टा एस एंट्रापी में परिवर्तन है, समीकरण में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। कब होगा? केवल तभी
अभिक्रियाएं अग्रसर होंगी। अभिक्रियाएं आगे बढ़ेंगी कब? जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो, तभी अभिक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। अब जो है डेल्टा जी जो है निम्नलिखित परिस्थितियों में ऋणात्मक हो सकता है। डेल्टा जी है वो ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन किन परिस्थितियों में? यदि डेल्टा एस धनात्मक हो तो, ठीक है, यदि डेल्टा एस धनात्मक हो और ताप टी के बढ़ने से टी डेल्टा एस का मान बढ़ जाएगा। डेल्टा एस क्या हो? जो एंट्रॉपी में परिवर्तन डेल्टा एस है, इसका मान क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। उस समय ताप बढ़ने पर टी डेल्टा एस का मान बढ़ जाएगा, और जब टी डेल्टा एस का मान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय डेल्टा एस का मान कम हो जाएगा, डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस। उस परिस्थिति में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन है डेल्टा जी ऋणात्मक होगा यदि डेल्टा एस धनात्मक हो, तो तापक्रम टी के बढ़ने से टी डेल्टा एस का मान इस प्रकार बढ़ जाएगा कि डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस हो जाए। ऐसी स्थिति में ताप बढ़ने से डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरा, यदि दो अभिक्रियाओं के युग्मन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, यदि दो अभिक्रियाएं हो रही हैं और उनका युग्मन कर रहे हैं, आप उनको ऐड कर रहे हैं, तो उनको जोड़ने पर जो ओवरऑल अभिक्रिया हो रही है, जो ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए डेल्टा जी का मान अगर ऋणात्मक आ जाए, ठीक है, तो अभिक्रिया संभव हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया तभी संभव होती हैं जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो। और डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होने के लिए आपने पहला कंडीशन देखा, यदि डेल्टा एस धनात्मक हो और टी भी धनात्मक हो जाए, टी का मान बढ़ जाए, और ऐसी स्थिति में डेल्टा एच जो होगा वो कम हो जाएगा टी डेल्टा एस से, और डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है, यदि दो अभिक्रियाओं को ऐड किया जाए, दो अभिक्रियाओं का युग्मन के परिणाम स्वरूप ओवरऑल रिएक्शन जो होगा समग्र अभिक्रिया में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाए, तो अंतिम अभिक्रिया संभव हो जाती है। यह आपने देखा कि कब जो है डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा और अभिक्रिया संभव होगी। ऑक्साइडों के विरचन के लिए, जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनके बनने के लिए, देखिए ध्यान से, ऑक्साइडों के विरचन के लिए इस प्रकार के युग्मन को गिब्स ऊर्जा, ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा तथा ताप टी के मध्य खींचे गए वक्र से आसानी से समझा जा सकता है। तो ऑक्साइडों के विरचन के लिए, ऑक्साइडों के बनने के लिए, ठीक है, ऑक्साइडों के बनने के लिए इस प्रकार के युग्मन को मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी स्टैंडर्ड तथा टी के मध्य खींचे गए वक्र से आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी, ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी और ताप टी, मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी और ताप टी के बीच में यहाँ पे ग्राफ खींचा गया है। यह ग्राफ क्या है? कुछ ऑक्साइडों के बनने में गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और टी के मध्य यह वक्र है, यह ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ से आप जो है ऑक्साइडों के बनने को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ऑक्साइडों के बनने के लिए, ठीक है, इस प्रकार के युग्मन को गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी और टी, तापमान टी के मध्य खींचे गए वक्र से आसानी से समझा जा सकता है। ठीक, तो यह जो है कुछ ऑक्साइडों के बनने में गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी, मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी और ताप टी के मध्य यह ग्राफ बनाया गया है, खींचा गया है। ठीक, यह वक्र उन ऊर्जा परिवर्तनों के लिए खींचे जाते हैं जो 1 मोल ऑक्सीजन की खपत होने पर होता है। यह जो वक्र खींचा गया है जिसे आरेखीय एलिंगम आरेख कहते हैं, आरेखीय एलिंगम आलेख इसको कहते हैं। ठीक है, यह धातु ऑक्साइड बनने और ताप टी के बीच में ग्राफ है। यह वक्र जो है 1 मोल ऑक्सीजन खपत में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के लिए खींचे जाते हैं। ठीक है, यह वक्र जो है
उन ऊर्जा परिवर्तनों के लिए खींचे जाते हैं जो 1 मोल ऑक्सीजन की खपत होने पर होता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन के खपत होने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उनके लिए यह वक्र खींचे जाते हैं, आरेखीय एलिंघम आलेख खींचे जाते हैं। ठीक है, यह जो आलेख है, ठीक है, इसे सबसे पहले गिब्स ऊर्जा का प्रथम आरेखीय निरूपण HJT एलिंघम द्वारा किया गया। गिब्स ऊर्जा का प्रथम आरेखीय निरूपण HJT एलिंघम द्वारा किया गया। यह ऑक्साइडों के अपचयन में अपचायक के चयन के लिए प्रबल आधार प्रदान करता है। यह आलेख जो है वह ऑक्साइडों के अपचयन में, ठीक है, धातु ऑक्साइडों के अपचयन में कौन सा अपचायक लिया जाएगा उसके लिए यह प्रबल आधार प्रदान करता है। उसके लिए इससे जानकारी प्राप्त होती है कि धातु ऑक्साइड को तोड़ने के लिए कौन सा अपचायक हम यूज करें, इसकी जानकारी हमें इस आलेख से प्राप्त होती है। इसे एलिंघम आरेख के नाम से जाना जाता है। इस आलेख को एलिंघम आरेख के नाम से जाना जाता है। ऐसे आलेख हमें किसी अयस्क के ऊष्मीय अपचयन की संभावना की प्रयुक्त करने में सहायता करते हैं। ठीक है, ऐसे आलेख जो हैं, एलिंघम आलेख जो हैं, हमें किसी अयस्क के ऊष्मीय अपचयन की संभावना, कि वह अयस्क जो है ऊष्मा के द्वारा उसका अपचयन होगा कि नहीं, इस संभावना को जानने में हमारी सहायता करते हैं। तो जो एलिंघम आरेख है वह अयस्क के ऊष्मीय अपचयन की संभावना को जानने में हमारी मदद करता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड अपचयन के दौरान, ठीक है, धातु जो है, धातु ऑक्साइड का जब आप अपचयन करते हैं तो ऑक्सीजन अलग होता है, धातु अलग होता है। तो ऑक्सीजन को जो है अपचायक क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं धातु का ऑक्साइड अपचयन के दौरान विघटित होता है। धातु ऑक्साइड अपचयन के दौरान क्या होता है, टूटता है, और अपचायक इस ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है। अपचायक क्या करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि समीकरण में हमने आपको बताया था, यह आपका एक धातु ऑक्साइड है, जब यह टूटेगा तो धातु और ऑक्सीजन अलग होगा, और उस ऑक्सीजन को अपचायक, यहाँ पे कार्बन यूज हुआ है, ठीक है, वह अपचायक जो है इस ऑक्सीजन को अपने से जोड़ लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें समीकरण, यह आपका धातु ऑक्साइड है सॉलिड रूप में। यह जब टूटेगा, ठीक है, धातु अलग होगा सॉलिड या लिक्विड रूप में, और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा गैस रूप में। तो इस ऑक्सीजन का यूज कौन करेगा, इस ऑक्सीजन का यूज जो है, जो अपचायक आप यूज करेंगे, जैसे अगर कार्बन अपचायक यूज हुआ है तो वह कार्बन इस ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, या फिर यही कार्बन जो है, ठीक है, कंडीशन चेंज होने पर उसी ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अपचायक की भूमिका मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया के लिए का इतना अधिक ऋणात्मक मान देने में है, जिससे दो अभिक्रियाएं यानी अपचायक का ऑक्सीकरण और धातु ऑक्साइड के अपचयन, ठीक है, का योग ऋणात्मक हो जाए। अपचायक की जो भूमिका है वह डेल्टा GR का इतना अधिक ऋणात्मक मान देने में है, ठीक है, कि डेल्टा G जो हो अभिक्रिया के लिए, ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन जो रिएक्शन के लिए है वह इतना ऋणात्मक हो जाए अपचायक के द्वारा, जिससे दो अभिक्रियाएं, ठीक है, का योग ऋणात्मक हो जाए। दो अभिक्रियाओं का योग ऋणात्मक हो जाए। दो अभिक्रिया मतलब अपचायक का ऑक्सीकरण और धातु ऑक्साइड का अपचयन। अपचायक का ऑक्सीकरण और धातु ऑक्साइड का अपचयन, ये दोनों अभिक्रियाएं अपचायक के कारण क्या हो जाए, अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक हो जाए, का योग क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। यदि ऑक्साइड का अपचयन कार्बन द्वारा किया जाए तो अपचायक का ऑक्सीकरण भी होगा। यदि ऑक्साइड का अपचयन आप कार्बन द्वारा कर रहे हैं तो अपचायक का ऑक्सीकरण भी होगा। देखिए ध्यान से, यह आपका कार्बन है जो अपचायक है सॉलिड रूप में,
और ये आपका ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है यहाँ पे। यदि अपचयन के लिए कार्बन लिया जाए, ठीक है, तो इस तत्व का कार्बन डाइऑक्साइड में पूर्ण ऑक्सीकरण भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप ऑक्साइड का अपचयन के लिए कार्बन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अपचायक कार्बन का ऑक्सीकरण भी होगा, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। और यदि अपचयन के लिए आप कार्बन ले रहे हैं तो इस तत्व का कार्बन डाइऑक्साइड में पूर्ण ऑक्सीकरण भी हो सकता है। तो कार्बन अपचायक के रूप में आप यूज कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। जैसे आप इस समीकरण में देखा कार्बन मोनोऑक्साइड बना है और इस समीकरण में आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बना है। उपरोक्त समीकरण, ठीक है, 15 और 16 को जोड़ने पर, ठीक है, यह आपका समीकरण और यह समीकरण, यह आपका 15 समीकरण ऊपर है जिसमें धातु ऑक्साइड टूट रहा है धातु और ऑक्सीजन में 15 नंबर, और यह आपका 16 नंबर है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। उपरोक्त समीकरण को जोड़ने पर हम पाते हैं कि यह आपका धातु ऑक्साइड सॉलिड रूप में, कार्बन सॉलिड रूप में, धातु जो है टूट जा रहा है सॉलिड या लिक्विड रूप में, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है। ठीक है, यह समीकरण हमें मिला है 15 और 16 को जोड़ने पर। उसी तरह से अगर हम 15 और 17 को जोड़ें, 15 और 17 को जोड़ें तो उनके युग्मन से हमें यह समीकरण प्राप्त होगा, धातु ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन और धातु सॉलिड या लिक्विड रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण 15 को अगर 16 के साथ जोड़ते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। अगर हम 15 को 17 के साथ जोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचायक के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का किस रूप में उपयोग करते हैं, अपचायक के रूप में उपयोग करते हैं, तो अभिक्रिया 15 तथा निम्नलिखित अभिक्रिया, ठीक है, यह जो 20 आ रही है इसके संयुग्मन की आवश्यकता होगी। अभिक्रिया 15 में जो आपकी अभिक्रिया है और जो यह अभिक्रिया 20 है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है किस रूप में है, अपचायक के रूप में उपयोग कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इस प्रकार यदि कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक के रूप में उपयोग करेंगे तो अभिक्रिया 15 और 20 के संयुग्मन की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ओवरऑल रिएक्शन होगा, ठीक है, कार्बन का आप यूज कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, आपका मेन समीकरण 15 नंबर है। तो इन सब अभिक्रियाओं को ऐड करने पे आप क्या निष्कर्ष निकालें, तो इनका जो ओवरऑल रिएक्शन होगा, संपूर्ण अभिक्रिया जो होगा वह निम्न प्रकार होगा। देखें ध्यान से, संपूर्ण अभिक्रिया निम्न प्रकार से होगी। आपका धातु ऑक्साइड सॉलिड रूप में है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रूप में, आपका धातु अलग हो गया सॉलिड या लिक्विड रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो गया। ठीक है, तो अभिक्रिया 18 और 21 धातु ऑक्साइड के वास्तविक अपचयन को दर्शाती है, ठीक है, जिन्हें हम निष्पादित करना चाहते हैं। तो यह जो आपका अभिक्रिया है 21 नंबर, ठीक है, और अभिक्रिया 18 नंबर, यह जो आपका था यह, ठीक है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था, धातु ऑक्साइड कार्बन का यूज किया आपने, धातु अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, यह समीकरण। और यह आपका समीकरण जिसमें धातु ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज हुआ और धातु अलग हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यह जो दोनों समीकरण हैं ये वास्तविक अपचयन को दर्शाते हैं जिसे हम निष्पादित करना चाहते हैं। ठीक है, सामान्यतः इन अभिक्रियाओं के लिए मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान संगत ऑक्साइडों के, ठीक है, डेल्टा जी फॉर्मेशन के मान से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन फॉर्मेशन के दौरान बनने के दौरान है उससे हम अभिक्रिया के गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि तापन अर्थात ताप का बढ़ना अभिक्रिया के गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के ऋणात्मक मान के लिए सहायक होता है। ठीक है, आपने देखा कि टेम्परेचर का बढ़ना जो है वह डेल्टा जी के ऋणात्मक मान के लिए क्या होता है, सहायक होता है।
अतः इस प्रकार का तापमान चुना जाता है जिस पर दो संयुक्त रेडॉक्स प्रक्रमों के डेल्टा जी आर के मान का योग ऋणात्मक हो। तो डेल्टा जी ऋणात्मक होना चाहिए, इसलिए इस तरह का टेम्परेचर चुना जाएगा कि दो संयुक्त रेडॉक्स प्रक्रम के लिए अभिक्रिया का डेल्टा जी आर का मान योग क्या हो, ऋणात्मक हो। अभिक्रिया का जो मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है और टी के मध्य वक्रों में यह दोनों वक्रों के परिच्छेदन बिंदु द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, डेल्टा जी आर और टी के मध्य में जो आप वक्र बनाते हैं जिसे एलेंगम आरेख कहते हैं, यह दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो दोनों बिंदु का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, उस आधार पर हम टेम्परेचर का निर्धारण करते हैं। उस ग्राफ को देखकर हम टेम्परेचर का निर्धारण करते हैं कि कहाँ पर यह दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। यानी यमो का वक्र तथा अपचायक पदार्थ के ऑक्सीकरण का वक्र, जहाँ पर ऑक्साइड फॉर्मेशन का वक्र और अपचायक पदार्थ के ऑक्सीकरण का वक्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उस टेम्परेचर को हम ध्यान में रखते हैं और वहीं पर जो है डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। वहीं पर जो है धातु अलग होने की संभावना होती है। इस बिंदु के बाद संयुक्त प्रक्रम में के डेल्टा जी आर का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है। जो प्रच्छेदन बिंदु है उसके बाद जो है डेल्टा जी का मान अभिक्रिया के लिए क्या हो जाता है, अधिक ऋणात्मक हो जाता है और यमो का अपचयन संभव हो जाता है, धातु ऑक्साइड का टूटना संभव हो जाता है। उस बिंदु के बाद दोनों अभिक्रिया का गिब्स ऊर्जा परिवर्तन मानों में अंतर यह निर्धारित करता है कि ऊपरी रेखा की ऑक्साइड का अपचयन नीचे की रेखा द्वारा प्रदर्शित तत्व द्वारा संभव है या नहीं। ठीक है, तो जो प्रच्छेदन बिंदु है उस बिंदु के बाद जो दोनों डेल्टा जी आर का मान आएगा, उन मानों का अंतर यह निर्धारित करेगा कि ऊपरी रेखा के ऑक्साइड का अपचयन नीचे की रेखा द्वारा प्रदर्शित तत्व द्वारा संभव है कि नहीं। ठीक है, ऊपरी रेखा के ऑक्साइड का अपचयन नीचे की रेखा द्वारा प्रदर्शित तत्व द्वारा संभव है कि नहीं। यदि अंतर अधिक है तो अपचयन आसानी से होगा। यदि अंतर का मान जो है अधिक आता है तो अपचयन क्या होगा, अपचयन में आसानी होगा, अपचयन आसानी से होगा। यदि अंतर अधिक नहीं हुआ तो अपचयन आसानी से नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए हम जो है अपचायक का यूज करते हैं। और अपचायक में दो समीकरण आपने देखा, जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, धातु ऑक्साइड कार्बन अपचायक के रूप में यूज किए, धातु अलग हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था। और एक दूसरा आपने समीकरण दिया, धातु ऑक्साइड जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करके धातु और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा था। तो यह दोनों समीकरण जो हैं वास्तविक अपचयन को दर्शाने वाले समीकरण हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि प्रच्छेदन बिंदु के बारे में, जहां धातु ऑक्साइड का बनना और अपचायक का ग्राफ दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दूसरे को काटते हैं, वही आपका प्रच्छेदन बिंदु होता है। ठीक है, उस बिंदु के बाद दोनों के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन मानों का अंतर यह निर्धारित करता है कि ऊपरी रेखा के ऑक्साइड का अपचयन नीचे की रेखा द्वारा प्रदर्शित तत्व द्वारा संभव है कि नहीं है। यदि अंतर अधिक है तो अपचयन आसानी से होगा और यदि अंतर कम है तो अपचयन आसानी से नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका धातु कर्मकी के ऊष्मागतिकीय सिद्धांत के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलेंगम आरेख के बारे में फिर से चर्चा करेंगे और उसके कमी के बारे में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।